प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के टॉपिक बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य प्राप्ति के साधन, जिसमें स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक विचारधारा और लक्ष्य की दृष्टि से तिलक उदारवादियों से भिन्न थे ही। उदारवादियों से उनका अधिक महत्वपूर्ण अंतर साधनों के प्रसंग में था। नेविन्सन ने तिलक को यह कहते हुए उद्धृत किया कि अपने उद्देश्य के कारण नहीं, वरन उसे प्राप्त करने के उपायों के कारण हमें उग्रवादियों की उपाधि मिली है। देश के लिए स्वराज्य तिलक का एकमात्र लक्ष्य था और तिलक साधनों की संवैधानिकता या नैतिकता की अपेक्षा उसकी प्रभावशीलता को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। तिलक के अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रभावपूर्ण साधन थे स्वदेशी, बहिष्कार, साथ में राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी और बहिष्कार तिलक के चिंतन के अनुसार और तिलक द्वारा अपनाए गए दो सबसे महत्वपूर्ण साधन थे। तिलक ने केसरी में लिखा, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। उदारवादी स्वदेशी को देश के आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में अपनाने की बात सोचते थे और वे सोचते थे कि स्वदेशी उचित है, किंतु बहिष्कार को अपनाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन तिलक और अन्य उग्रवादियों ने इसे एक आर्थिक आंदोलन के साथ साथ राजनीति शास्त्र के रूप में अपनाया था। तिलक का विचार था कि जब आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो आपको विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। तिलक के लिए बहिष्कार स्वदेशी के विचार का पूरक था। यह स्वदेशी का आंदोलनात्मक पक्ष तथा उसके साथ जुड़ी हुई स्वाभाविक स्थिति थी। तिलक वास्तव में बहिष्कार को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों के रोष की अभिव्यक्ति का प्रभावशाली माध्यम समझते थे। तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार का केवल नारा ही नहीं दिया, वरन स्वदेशी का प्रयोग और विदेशी के बहिष्कार का संदेश पश्चिमी भारत के प्रत्येक कस्बे और प्रत्येक गांव तक पहुंचाकर इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। तिलक स्वयं अपने हाथ से काते हुए सूत से अपने ही घर में स्वदेशी करघे से बने हुए वस्त्रों का उपयोग करते थे। वे उन्हीं मोटे वस्त्रों में पहले अदालत तक जाने लगे और कहा जाता है कि साम्राज्य विक्टोरिया के दरबार में भी वे उन्हीं वस्त्रों में गए। तिलक स्वयं मनसा वाचा कर्मणा स्वदेशी थे। उन्होंने स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा के मुख्यांग के रूप में सहकारी भंडार खोले। तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को आत्मविश्वास, आत्मसहायता और आत्मसम्मान का आंदोलन कहा था। उन्होंने गणपति उत्सव को विशाल आधार पर मनाते हुए इसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख माध्यम बनाया। उन्होंने 8 जनवरी 1907 के केसरी में लिखा था, विदेशी वस्तु इस देश में नहीं आनी चाहिए। केवल वही वस्तुएं जो यहाँ उत्पन्न की जाती हैं और निर्मित होती हैं खरीदी और इस्तेमाल की जानी चाहिए। हमें केवल वही कपड़ा प्रयोग करना चाहिए जो यहाँ बनाया जाता है, चाहे वह कितना ही मोटा झोटा क्यों ना हो। तिलक का विचार था कि शासन की नीति इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने की होनी चाहिए, लेकिन शासन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाकर इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने के बजाय उन्हें कठिन प्रतियोगिता की स्थिति में डालकर पतन की ओर धकेल दिया। लेकिन यदि हम प्रत्येक स्थिति में स्वदेशी के प्रयोग और विदेशी माल के बहिष्कार की नीति अपना लेते हैं तो देश के उद्योगों को संरक्षण की स्थिति प्राप्त हो जाएगी और उनका विकास संभव होगा। लेकिन तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार को आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में ही नहीं, वरन इसके साथ ही राजनीतिक आंदोलन के रूप में और बहुत अधिक व्यापक अर्थों में ग्रहण किया था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का यह अर्थ भी लिया कि शनि शनि विदेशी विचारों को भी भारतीय जनमानस से लुप्त कर दिया जाएगा। तिलक ने भारतीयों के मन और मस्तिष्क को स्वदेशी बना देना चाहा और इस प्रकार उसमें स्वाधीनता की भावना भर देने का अथक प्रयास किया। उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार के राजनीतिक उद्देश्य और स्वरूप को छिपाने की कोई चेष्टा नहीं की। स्वदेशी और बहिष्कार से उनका मूल उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों पर भारी दबाव डालकर उन्हें अपनी मांगें मानने के लिए विवश कर दिया जाए। उन्होंने बहिष्कार के अस्ति और नास्ति, स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर जोर डाला और कहा कि सर्वप्रथम तो इससे स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और
दूसरे, ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांगें मानने के लिए विवश होगी। उनका दृढ़ मत था कि यदि बहिष्कार को एक व्यापक आंदोलन के रूप में अपना लिया जाए तो ब्रिटिश सत्ता से भारत की मुक्ति के लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, हमारे पास शस्त्र नहीं है किंतु उनकी आवश्यकता भी नहीं है। हमारे पास बहिष्कार के रूप में एक प्रभावशाली अस्त्र है। बहिष्कार आंदोलन की शक्ति को स्वीकार करते हुए कलकत्ता के एंग्लो इंडियन समाचार पत्र द इंग्लिशमैन ने लिखा था, यह बिल्कुल सत्य है कि कलकत्ता के गोदामों में कपड़ा इतना भरा हुआ है कि वह बेचा नहीं जा सकता। कई बड़ी से बड़ी यूरोपीय निर्यात दुकानों को या तो बंद करना पड़ा या उनका व्यापार बहुत मंद गति पर आ गया। बहिष्कार के रूप में राज के शत्रुओं ने देश में ब्रिटिश हितों पर कुठाराघात करने का एक अत्यंत प्रभावशाली शस्त्र पा लिया। बहिष्कार एक राजनीतिक शस्त्र। तिलक के बहिष्कार का आशय केवल विदेशी माल का बहिष्कार नहीं था, वे इसे ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में अपनाना चाहते थे, जिसमें शासन की नौकरियों, उपाधियों, सार्वजनिक समारोह और अदालतों का बहिष्कार, लगान और अन्य कर अदा न करने की बात सम्मिलित थी। यह ऐसी स्थिति थी जिसे निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम देना उचित होगा। यह तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की रूपरेखा थी, लगभग वैसा ही आंदोलन जैसा महात्मा गांधी ने 1920-21 के वर्षों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था। बहिष्कार आंदोलन की शक्ति की व्याख्या करते हुए पूना के एक भाषण में तिलक ने जनता से कहा था, तुम्हें जानना चाहिए कि तुम उस शक्ति का एक महान तत्व हो जिससे भारत में प्रशासन चलाया जाता है। ब्रिटिश शासन रूपी वह शक्तिशाली यंत्र तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलाया जा सकता। अपनी इस दलित और उपेक्षित व्यवस्था में भी तुम्हें अपनी शक्ति की चेतना होनी चाहिए। यदि तुम चाहो तो प्रशासन को असंभव बना दो। तुम ही डाक और तार का प्रबंध करते हो, तुम ही भूमि का बंदोबस्त करते हो और कर वसूल करते हो। वास्तव में प्रशासन के लिए समस्त कार्य तुम ही करते हो, यद्यपि अधीनता की स्थिति में। तुम्हें विचार करना चाहिए, क्या तुम इस प्रकार के कार्य की अपेक्षा अपने राष्ट्र के लिए कोई और अधिक उपयोगी कार्य नहीं कर सकते। तिलक ने एक अन्य भाषण में कहा, यदि तुम में सक्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है तो क्या तुम में आत्मसंयम, आत्म त्याग की भी शक्ति नहीं है। तुम अपने ऊपर शासन करने में विदेशी सरकार की सहायता न करो। यही बहिष्कार है और यही हमारे कहने का आशय है कि बहिष्कार एक राजनीतिक शस्त्र है। हम कर वसूल करने और शांति स्थापना करने में सहायता नहीं करेंगे। हम न्याय प्रशासन के संचालन में उनकी मदद नहीं करेंगे। वास्तव में तिलक ने लोगों को बहिष्कार का मार्ग और इसका राजनीतिक स्वरूप दिखाकर स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त किया। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या तिलक भारतीय अशांति के जनक थे। सर वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति के जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की संज्ञा दी और कहा कि वे जनता के में द्वेष फैलाने वाले सबसे खतरनाक अग्रदूतों में से एक थे। इस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग करते हुए शिरोल का आशय यह रहा कि तिलक ने भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रेरित किया। वस्तुस्थिति यह है कि तिलक ने भारतीय जनता को सशस्त्र विद्रोह के लिए नहीं बल्कि शांतिपूर्ण जन आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। उनका कार्य हिंसा और क्रांति को प्रोत्साहन देना नहीं था। इस प्रकार तिलक इस अर्थ में भारतीय अशांति के जनक नहीं थे जिस अर्थ में शिरोल ने तिलक के लिए इसका प्रयोग किया। लेकिन दूसरी ओर यह तथ्य है कि तिलक भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित व्यक्ति थे, जिनसे जन जन के मन और मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति गहरी चाह उत्पन्न करने का कार्य किया। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे का नारा देकर उन्होंने जनता को आत्मविश्वास से भर दिया और जन जागृति और शांतिपूर्ण जन आंदोलन का मार्ग अपनाकर उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जनता के मन और मस्तिष्क में देश की परतंत्रता के प्रति अशांति उत्पन्न कर दी और इस दृष्टि से उन्हें भारतीय अशांति के जनक का सम्मान अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा लिखते हैं, तिलक ने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव का निर्माण किया, अशांति और राजद्रोह की भावना तीव्र की, किंतु उन्हें सशस्त्र विद्रोह या सामूहिक हिंसा में कोई विश्वास नहीं था।